ठीक है, चलो एक जगह के बारे में बात करते हैं जिसे पवित्र भूमि कहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो इतिहास में डूबी हुई है, और मैं यहाँ ग्लैडिएटर्स और टोगास वाले मजेदार इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ। इस इतिहास में साम्राज्य, युद्ध और इतना धार्मिक तनाव है कि एक योगा इंस्ट्रक्टर भी कह दे, नमस्ते, पर थोड़ा चिल भी कर सकते हैं क्या? एक सदी से भी ज्यादा समय से इजरायली और फिलिस्तीनी एक ऐसे संघर्ष में फंसे हुए हैं जो आपकी जेब में घुसी हेडफोन की तार से भी ज्यादा उलझा हुआ है। इस संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी हैं, जो 20वीं सदी की शुरुआत में जाती हैं, जब यूरोप में अत्याचार का सामना कर रहे यहूदी लोगों ने उस जगह पर अपना घर बनाने की कोशिश की जो उस समय फिलिस्तीन था और ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में था। इसे ऐसे समझो जैसे शनिवार दोपहर शहर के बीचों बीच पार्किंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तनाव बहुत ज्यादा था और चीजें और भी ज्यादा उलझने वाली थी। गैप 2S 1948 की बात करें तो इजराइल का गठन हुआ, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी बेघर हो गए, जिसे वो नकबा या तबाही कहते हैं। ये घटना आज भी मौजूद गहरी दुश्मनी और अविश्वास को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सोचो कि तुम्हें अपने घर से निकाल दिया जाए, तुम्हारी जमीन छीन ली जाए और उस सदमे को पीढ़ियों तक झेलना पड़े। ये एक ऐसा जख्म है जो अभी तक नहीं भरा है। अब जब हम दुनिया भर में फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति की बात करते हैं, तो हमें फिलिस्तीनी लोगों की कहानी समझनी होगी। दशकों से उन्हें कमजोर इजराइल के गोलियत के सामने डेविड के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने सैन्य कब्जा, विस्थापन और अपनी आवाजाही और आजादी पर प्रतिबंधों का सामना किया है। एक ऐसी दुनिया में रहने की कल्पना करो जहां चेक पॉइंट और दीवारें तुम्हारी दिनचर्या तय करती हैं। यही कई फिलिस्तीनियों की हकीकत है। ताकत में इस असमानता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अक्सर फिलिस्तीन को सहानुभूति की नजर से देखता है। ये एक बॉक्सिंग मैच देखने जैसा है जहां एक फाइटर साफ तौर पर कमजोर है। आप चाहकर भी कमजोर के लिए ही चीयर करेंगे, भले ही आपको लड़ाई के सारे नियम न पता हो। उत्पीड़न की ये कहानी उन लोगों के साथ जुड़ती है जो अपने इतिहास में समानताएं देखते हैं, उपनिवेशवाद, रंगभेद और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष। फिलिस्तीनी मुद्दा प्रतिरोध का एक वैश्विक प्रतीक बन गया है, एक याद दिलाता है कि आजादी और आत्मनिर्णय की लड़ाई सार्वभौमिक है। सोशल मीडिया के जमाने में जहां दर्दनाक तस्वीरें और कहानियां जंगल की आग की तरह फैल सकती हैं, फिलिस्तीनी कहानी को और भी ज्यादा लोग सुन रहे हैं। हम सभी ने तस्वीरें और वीडियो देखे हैं, बम से उड़ी हुई इमारतें, मलबे से निकाले गए बच्चे, बिखरे हुए परिवार। इस संघर्ष की मानवीय कीमत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है जब ये हमारी स्क्रीन पर दिखाई देती है। सोशल मीडिया फिलिस्तीनी आवाजों को बुलंद करने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने का एक शक्तिशाली जरिया बन गया है। इसने उन्हें अपनी कहानियां, अपने संघर्ष और अपना गुस्सा दुनिया के साथ साझा करने का मंच दिया है, और दुनिया सुन रही है। वायरल हैशटैग से लेकर ऑनलाइन याचिकाओं तक, डिजिटल एक्टिविज्म ने संघर्ष के बारे में दुनिया भर की धारणाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल मीडिया जानकारी का एकदम सही स्रोत है। किसी भी उपकरण की तरह इसका इस्तेमाल गलत जानकारी फैलाने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि जनमत बनाने और किसी मुद्दे के लिए समर्थन जुटाने में इसकी ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता है। भाग 4, इजराइल का नजरिया, घेराबंदी में एक राष्ट्र। अब ये याद रखना जरूरी है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इजराइल की अपनी कहानी है जो उत्पीड़न के इतिहास और अपनी सुरक्षा के लगातार डर में निहित है। वे खुद को दुश्मनों से घिरे एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं जो एक शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इजराइल का तर्क है कि उसकी सैन्य कार्रवाई रक्षात्मक है, हमास और अन्य आतंकवादी समूहों के खतरों के लिए एक जरूरी प्रतिक्रिया। वे अपने क्षेत्र में अंधाधुंध दागे गए रॉकेटों, आत्मघाती बम विस्फोटों और उस निरंतर डर की ओर इशारा करते हैं जिसके साथ उनके नागरिक रहते हैं। ये एक जटिल स्थिति है और इसमें कौन क्या कह रहा है, इसमें उलझ जाना आसान है। हालांकि इजराइल को संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे शक्तिशाली सहयोगियों का मजबूत समर्थन प्राप्त है, लेकिन उसकी कार्रवाइयां आलोचना से मुक्त नहीं है। वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार, गाजा की नाकेबंदी और सैन्य बल के इस्तेमाल की अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने निंदा की है। भाग 5, शांति की अपील, मानवता सबसे ऊपर। देखो, ये अच्छे लोगों और बुरे लोगों का सीधा मामला नहीं है।
ये एक लंबे और खूनी इतिहास वाला एक बहुत ही जटिल संघर्ष है। दोनों पक्षों की शिकायतें जायज हैं और दोनों पक्षों को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अंत में इस संघर्ष का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। हम इस संघर्ष की मानवीय कीमत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर जान का जाना, हर परिवार का बिखरना एक त्रासदी है और आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता बातचीत, सहानुभूति और शांति के प्रति प्रतिबद्धता है। ये एक लंबी और कठिन राह है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाता है जहां इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों शांति और सुरक्षा से रह सकें। तो अगली बार जब आप इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में कोई हेडलाइन देखें तो इसके पीछे की मानवीय कहानियों को याद रखें। उन परिवारों को याद रखें जो युद्ध में फंस गए हैं, उन बच्चों को याद रखें जो संघर्ष की छाया में पल रहे हैं, और हम सब एक ऐसे भविष्य के लिए काम करें जहां शांति सिर्फ एक सपना न हो बल्कि हकीकत हो।